So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। और इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमने कूलम्ब्स लॉ को हमने पिछली क्लास में देखा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यानी अध्यारोपण के सिद्धांत को समझा था। आज उसी पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पिछली क्लास में बातें सीखी थी उनको ही इस क्लास में जो है आगे कंटिन्यू रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन किया होगा घर में ट्राई, है ना। और इस क्वेश्चन में हमने ये बात करी थी कि जो ए बिंदु पर आवेश प्लस क्यू उपस्थित है उस पर बी और सी बिंदु पर उपस्थित आवेशों के कारण क्या बल लगेगा, वो हमको कुल बल निकालना है, यानी नेट फोर्स उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको करते हैं सॉल्व। चलिए, अगर हम यहां पर देखें ए बिंदु पर उपस्थित आवेश पर लगने वाले बल, नंबर 1 जो बल लगेंगे इस पर दो बल काम करेंगे या फिर कार्यरत बल। प्रतिकर्षण बल, रिपल्शन फोर्स, ये किसके कारण लगेगा, ये इसके कारण, क्योंकि ये प्लस प्लस है, दोनों समान आवेश हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा बी पर उपस्थित आवेश के कारण। ठीक है, और नंबर 2 देखा जाए तो आकर्षण बल। आकर्षण बल जो होगा सी पर उपस्थित आवेश के कारण क्या होगा, इस पर आकर्षण का बल लगेगा। ठीक हो गया। तो सपोज मैं इसे कहता हूं ये F1 है और ये F2 है, तो नेट बल जो होगा, अतः ए बिंदु पर काम करने वाले, ए बिंदु पर उपस्थित जो प्लस क्यू आवेश है उस पर लगने वाला नेट बल जो होगा अध्यारोपण के सिद्धांत से, वो होगा F = F1 + F2। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। यहां तक की बात आपको आई होप समझ में आई होगी। अब बात को समझते हैं F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी। इसको समीकरण नंबर 1 बना दें। F1 जो होगा वो काम कर रहा है किस किस के बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में, ए बी के बीच में। ठीक है, इसके बीच की दूरी हमने बोली थी समान है। सपोज इन दोनों की, इनके बीच की दूरी a मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि तीनों जो दूरियां हैं वो समान है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो दोनों का परिमाण Q है ना, मैं से Q² लिख लेता हूं अपॉन r²। r मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, a² न्यूटन। दिशा की अगर बात करें तो B से A की ओर, B से A की ओर, इसके डायरेक्शन को अगर हम दिखाएं यहां पर तो कुछ इस तरीके से होगी इसकी दिशा। ये देखिए, ये जो होगी ये डायरेक्शन होगी F1 की। किसकी डायरेक्शन होगी, F1 की डायरेक्शन, है ना, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या काम करेगा, रिपल्शन फोर्स। तो इसको क्या है, ऐसे दूर की तरफ धकेलेगा, है ना। सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। अगर दूसरी तरफ बात करें F2 की,
तो F2 क्या होगा? F2 होगा इसके और इसके बीच में काम करने वाला बल, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है और दोनों के बीच की दूरी a है, तो इसकी वैल्यू भी टेक्निकली यही आनी चाहिए, Q²/A² न्यूटन। बस दिशा इसकी बदल जाएगी, क्योंकि ये विपरीत आवेशित हैं, यानी कि अनलाइक चार्जेस हैं, तो आकर्षण का बल लगेगा, ये आवेश जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी जो अगर मैं दिशा दिखाऊं इस बल की, तो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। बताइए बात सही है नहीं है ना? चलिए, तो ये डायरेक्शन होगी F2 की, है ना? अब ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, सदिश योग लिख लेते हैं इसमें, A से C की ओर, A से C की ओर हमको इनका वेक्टर सम करना है, और वेक्टर सम में हम जानते हैं वेक्टर सम कैसे करते हैं। वेक्टर सम हम करते हैं इस तरीके से, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या होगा, थीटा इन दोनों के बीच का कोण होगा भाई, ये वाला कोण। ठीक है, कौन सा कोण, फिर से बताते हैं, ये वाला एंगल। तो जरा ध्यान से देखेंगे, अगर ये कोण कितना 60, क्योंकि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों कोण 60 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा एंगल जो होगा 180 होगा, ये वाला 60 है, तो ये 120 हो जाएगा, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात आई होप नहीं है। तो थीटा बराबर क्या है, 120। थीटा 120 है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 120। और कॉस 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 90 प्लस 30 कर लो। कॉस 90 प्लस थीटा आप जानते होंगे, अगर आपको 120 की वैल्यू डायरेक्टली याद है तो बढ़िया है, बट अगर नहीं है तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, लेकिन माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का साइन 30, मतलब माइनस का 1/2 आएगी इसकी वैल्यू। समझ में आ गया? इस काम को आपको यहाँ ब्रैकेट में करना है, अलग से करना है, रफ में करना है, जो भी आप समझे। चलिए अब वैल्यू पुटअप कर लेते हैं भाई। F1 और F2 की वैल्यू बराबर है, तो मैं F1 को F2 को बराबर ले रहा हूँ और इसको मैं x मान रहा हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इससे हमारी, x² प्लस x² प्लस 2x² और -1/2 आ जाएगा कॉस थीटा की जगह पर। बताओ सही है नहीं, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x² प्लस x² और माइनस x², तो इससे कट जाएगा, अंडर रूट x² आएगा, मतलब x बाहर आएगा। तो कहने का मतलब जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, वो होगा x, जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/A² न्यूटन। इतना बल जो है वो कुल काम करेगा किस पर, इस आवेश पर जो कि A पर रखा हुआ है। A बिंदु पर जो आवेश है ना, उस पर इन दोनों आवेशों के कारण, B और C बिंदु पर उपस्थित आवेशों के कारण नेट फोर्स जो काम करेगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/A²। बात समझ में आई है? तो इसे नोट डाउन करें। दिशा की अगर बात कर लें, दिशा की अगर बात कर लें, तो डायरेक्शन तो इसकी यहाँ बीच से जाएगी, परिणामी तो दोनों F1 और F2 के बीच से जाता है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि F1 और F2 की वैल्यू क्या थी। तो F1 और F2 की वैल्यू बराबर थी, इसका मतलब ये F1 और F2 के ठीक बीच से जाएगा, F1 और F2 के ठीक बीच से जाएगा। अगर एक बड़ा होता एक छोटा, जैसे सपोज F2 बड़ा होता तो F की डायरेक्शन ये रहती, नेट F की। अगर सपोज बात करते हैं F1 बड़ा होता तो ऐसे रहती, लेकिन दोनों समान है, F1 और F2 की दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, देखो आप। तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी परिणामी F की, वो ठीक बीच से रहेगी इस तरीके से। तो दिशा इसकी हो जाएगी F1 व F2 के बीच। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट कुछ और बातें करते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लें इसे।
4 16 माइक्रोकूलाम परिमाण के 4 बिंदु आवेश 4 16 कूलाम परिमाण के बिंदु आवेश को 0.4 मीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों पर रखा गया है। किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना करें। चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, 1.5 मिनट का टाइम है, 1.5 मिनट का टाइम देते हैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो टाइम होता है आपका यहाँ पर कंप्लीट और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन के हिसाब से पहले हमको क्या करना चाहिए, एक यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। तो ये रहा एक स्क्वायर, ये क्या है, एक वर्ग है। इसके चारों कोनों पर 1 2 3 एंड 4 A B C D, सब जगह जो है 16 माइक्रोकूलाम का आवेश जो है रखा हुआ है। ठीक है, सब जगह 16 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। इसकी जो भुजा है वो 0.4 मीटर की है, सारी साइड्स मतलब 0.4 मीटर की है। ठीक है, किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना हमको करनी है। माना दिया है हमको, पहले जो दिया है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें दिया आवेश Q इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को हमेशा ध्यान रखेंगे, जब जब माइक्रो आएगा तो 10 की पावर -6 से गुणा करनी है। कितने से? 10 की पावर -6 से। ठीक है, और R जो है बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 0.4 मीटर।
तो ये आवेश जो है सबके लिए समान है, चारों बिंदुओं पर जो आवेश रखा हुआ है Q1 Q2 Q3 Q4 A B C D चारों जगह पर जो भी आवेश है वो इतना ही है, 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और R जो है सबके लिए 0.4 मीटर है, सबके बीच की डिस्टेंस है। यहाँ तक की बात आई हो समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं, हमको निकालना है किसी एक आवेश पर लगने वाला बल। तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो है जो अलग अलग दिशाओं से उस पर बल लगेंगे उनकी दिशा ज्ञात करनी होगी। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा डियर स्टूडेंट्स? डायरेक्शन। तो देखो सबसे पहले चेक करते हैं, अगर हम सपोज बात कर रहे हैं ए पर उपस्थित आवेश पर हमको निकालना है कितना बल लग रहा है, तो ए और डी के कारण क्या होगा भाई? समान आवेश है, ठीक है, समान आवेश है मतलब क्या है? प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ए पर जो चार्ज होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। इस डायरेक्शन में, इसको मैं F1 बोल लेता हूं, ठीक है, बात समझ में आई? ऐसा ही बी के कारण भी क्या होगा? इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल होगा, तो इसको इधर की तरफ धकेल देगा, मतलब ये भी कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। इसको मैं F2 बोल देता हूं, इसको मैं क्या बोल देता हूं? इसको मैं F2 बोल देता हूं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहां सी पॉइंट पर जो आवेश होगा इसके और इसके बीच में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब ये भी क्या करेगा? ये भी इसको दूर की तरफ धकेलेगा, मतलब इस लाइन में ये इस तरफ जो है एक फोर्स काम करेगा। बताइए आपकी समझ में बात आई है ना? ए और बी के बीच में कैसे काम करेगा, ए और डी के बीच में कैसे काम करेगा, और ए और सी के बीच में कैसे काम करेगा। तो इस वाले बल को मैं F3 बोल लेता हूं। अब अगर नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है? कुल बल निकालने के लिए मुझे तीनों बलों का क्या करना पड़ेगा? सदिश योग करना पड़ेगा। अब 3 का सदिश तो मैं कर नहीं सकता, या फिर मैं करूंगा नहीं, मैं 2-2 करके करूंगा। तो पहले F1 और F2 को सदिश योग करके देखते हैं कितना आएगा। F1 प्लस F2 का वेक्टर योग जो होगा वो होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और ध्यान से देखेंगे जरा, F1 और F2 के बीच में जो कोण है वो कितना है? F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो cos 90 हो जाएगा। अब cos 90 कितना होता है? जितना sin 0 होता है। sin 0 होता है 0, मतलब ये लास्ट वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और हमारे पास अंडर रूट के अंदर आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक हो गया, F1 प्लस F2 करके ये आया, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? F1 और F2 का जो परिणामी होगा, F1 और F2 का जो परिणामी होगा प्यारे बच्चों, वो उसकी डायरेक्शन भी ये होगी, इन दोनों के ठीक बीच से जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। इसको मैं F4 बोल लेता हूं, है ना। तो जो फाइनली जो नेट फोर्स आएगा, इसीलिए जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा, इसको मैं F4 बोला ना मैंने, F4 हो गया ये। तो जो नेट फोर्स आएगा इन दोनों का सम करके क्या है? F4। तो F4 और F3 का वेक्टर सम करके आएगा, और F4 और F3 की डायरेक्शन क्या है? समान दिशा में है। ये कैसे है? मुझे कैसे दिख रहे हैं? ये समान दिशा में दिख रहे हैं। तो मुझे क्या करना है? F4 और F3 को सीधा सीधा जोड़ देना है, ठीक है। और जो डायरेक्शन होगी इसकी वो होगी CA से बात समझ में आ गई है आपको? तो F4 निकाल लो। F4 निकालने के लिए अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसको F3 में ऐड कर लो, है ना। तो परिमाण अब हम निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे देखो, F4 क्या आया था? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और उसके बाद उसमें क्या जोड़ देना है? F3 सीधा सीधा जोड़ देना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। F1 स्क्वायर क्या होगा इन दोनों के बीच?
ए और डी के बीच जो उपस्थित आवेश है उनके बीच लगने वाला बल, F2 भी बराबर होगा, है ना, F1 और F2 बराबर होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2x। क्यों हुआ? क्योंकि F1 बराबर F2 रहेगा, ठीक है। और x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर? x की वैल्यू रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब F3 के ऊपर आ जाते हैं। F3 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r, क्या हो जाएगा? इनके बीच की डिस्टेंस। अब ये क्या है? विकर्ण है, a और c के बीच में काम कर रहा है F3, तो ये क्या विकर्ण है। और विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट 2 इंटू एल होता है। किसका विकर्ण? किसका विकर्ण? वर्ग का विकर्ण, है ना। अंडर रूट 2 और एल की वैल्यू रख दो। अंडर रूट 2 इंटू एल कितना है? 0.4। तो अब इसे फाइनली कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां से कॉमन जो है मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है अंडर रूट 2 और एल की जगह क्या था भाई? आर रखा है अभी मैंने, वैल्यू लास्ट में रखूंगा। तो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो डेटा पहले कॉपी कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर जो है कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 अपॉन आर, और यहाँ बचेगा क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/√2। बस ये वैल्यूज पुटअप कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में और हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज पुटअप करनी है आप यहाँ पर। तो एफ नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू कितनी है? 16 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर हो गया, अपॉन आर कितना है? 0.4 हो गया, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं, अंडर रूट 2 अपॉन आर कितना हो गया? 0.4 हो गया, ठीक है, प्लस 1/√2। थोड़ा यहाँ एलसीएम ले लेते हैं अंदर और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 6 टू जा 12 माइनस का 12 अपॉन 0.4, और यहाँ एलसीएम लेकर के बन जाएगा हमारा 0.4 इंटू रूट 2, तो ये रूट 2 हो जाएगा और ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 9 इंटू 16 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर मैं इसको 10 की पावर 10 लिख लेता हूँ क्योंकि पॉइंट हटाया मैंने नीचे से एक, ठीक है, और इधर 10 की पावर -12 बचा है और इसको मैं 4 लिख लेता हूँ। यहाँ से जो सॉल्व करके आ रहा है वो आ रहा है 2.4 अपॉन 0.4 और अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41। इसे बस सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे आप थोड़ा सा टाइम लेकर के सॉल्व करें, ठीक है। जब यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिया है तो मैं नहीं चाहता कि इससे आगे आप क्वेश्चन को गलत करें, ठीक है। तो 4 4 जा 16 टाइम से कट गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 4 6 जा 24 हो जाएगा, है ना। आई थिंक इतना कैंसिल आउट हो चुका है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा इन तीनों के मल्टीप्लाई करके अपॉन उसको इससे डिवाइड करके और इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -12 प्लस 10 माइनस का 2। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं आंसर बता देता हूं आपको। इसका जो आंसर मिलेगा आपको अराउंड अराउंड देखो, फिर भी आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करके ही बताना। एफ ऑन ए निकालो, मैं ए पर जो आवेश है उस पर लगने वाला बल, ठीक है, ये आएगा आपका 27.5 न्यूटन के आसपास। चलिए नोट डाउन करेंगे, लगभग इतना आना चाहिए, इसके आसपास। और दिशा हमने बता दी, है ना, सी ए से दूर, पी ए से दूर की तरफ। नोट डाउन कर लें, सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लें डियर स्टूडेंट्स।
तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।